हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार दरोगा की भर्ती आ चुकी है 1799 पोस्ट पे। तो देखिए, बिहार दरोगा की जैसे ही भर्ती आई हुई है तो हमारे चैनल के द्वारा जो है आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि होगा आपका एडिटोरिया बुक के थ्रू भी कराया जाएगा और जो है आपका प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू कराया जाएगा, जो कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू। तो आइए देखते हैं, इसमें टोटल भर्ती की संख्या आपका 1799 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगा आपका 100 होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो आइए हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में जो है 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन में लौटे हैं। तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सोयूल कैप्सूल के द्वारा लौटे हैं, या ओरियन कैप्सूल के द्वारा लौटे हैं, या स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा, या अपोलो कैप्सूल के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर्स जो है आपका स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पे लौटे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब समान ब्याज दर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन क्या है कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि अधिकांश लोग जो है बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर में और अधिक गिरावट आएगी। अधिकांश लोग ब्याज दर और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब समान ब्याज दर में बहुत कम स्तर पर पहुंच जाएगी। तो देखिए, जब समान ब्याज दर, जब आपका इंटरेस्ट जो है बहुत कम स्तर तक पहुंच जाएगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखते हैं, तमिलनाडु में है, या महाराष्ट्र में है, या आपका उत्तर प्रदेश में है, या आपका उड़ीसा में है। तो भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ में है, तो आपका उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम प्रसंस्करण संख्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रगलनों में क्या होता है कि बॉक्साइट का कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो एल्युमिनियम प्लांट में। चीन जो होता है आपका, चीन दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत जो होता है आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और खाली स्थान नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो आपका उच्च कटिबंधीय दाब वाली होती है, और वो दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल जो होता है आपका दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित होता है। और एशिया का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका गोबी मरुस्थल हो जाता है। और भारत और पाकिस्तान, जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान के जो मरुस्थल पाए जाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मरुस्थल कौन सा है, तो संयुक्त मरुस्थल आपका थार मरुस्थल होता है। अब भारत पूरी तरह से आपका किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पूरी तरह से आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट और 37 सेकेंड से 8 डिग्री 4 मिनट 37 सेकेंड से 6 डिग्री और 6 डिग्री 68 मिनट 6 डिग्री 68 वंस अगेन देखते हैं कि 8 डिग्री भारत का जो होता है आपका मुख्य भूमि का विस्तार जो होता है आपका 8 डिग्री
4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश देखेंगे आपका कि आपका 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो होता है आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरापुट जिले में पंचट माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हो आपका पाया जाता है। तो देखिए कोरापुट जिले किस राज्य में है, तो कोरापुट जिले आपका जो है सबसे ज़्यादा कहाँ में हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बॉक्साइट उत्पादन का हो जाएगा। बॉक्साइट किसके लिए उत्पादन होता है, तो आपका एल्युमिनियम का होता है। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा सबसे बड़ा जो होता है बॉक्साइट उत्पादन होता है। उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपो जो होता है आपका कोरापुट जिले में पंचपटमाली डिपो है। आपको बता दें कि यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में आपका 110 मिलियन टन बॉक्साइट का उत्पादन सबसे बड़ा देश है और देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 76% केवल जो होता है आपका उड़ीसा में होता है। तो अगर एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है आपका कहाँ में होता है, तो आपका उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय जो था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तृतीय में हुआ था या प्रथम में हुआ था या चतुर्थ में हुआ था या द्वितीय में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तृतीय में हुआ था। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय जो हुआ था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न हुआ था। कब हुआ था, तो आपका 1817 से लेकर के 1819 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था आपका भारत का गवर्नर जनरल था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा जो था आपका खिड़की में भोसले सीताबड़ी और होलकर महिदपुर में पराजित हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी जो था आपका 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861, इसको ध्यान दीजिएगा कि विधवा पुनर्विवाह संघ कब हुआ था, तो 1861 के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो आरजी भंडारकर को जाना जाता है या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अधिनियम का नेतृत्व जो था आपका विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 ईस्वी में विडोज मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो 1850 ईस्वी में विडो मैरिज एसोसिएशन चलाया गया था। किनके द्वारा, तो विष्णु परशुराम शास्त्री के द्वारा। और विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 की स्थापना जो है आपका महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो होता है आपका जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण करता है, तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा या अनुच्छेद 23 हो जाएगा या अनुच्छेद 25 हो जाएगा या आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 जो होता है आपका व्यक्तिगत आज़ादी बोलती है। अनुच्छेद 19 जो होता है आपका सभी नागरिकों को 6 अधिकारों देता है, जो कि आपका 6 अधिकार होता है। बोलने की आज़ादी होता है, शांतिपूर्ण धरना करने की आज़ादी होता है, उसके बाद आपको बता दिया कि आपका संघ बनाने की आज़ादी होता है। भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबंध संचरण का अधिकार देता है। आपका भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने के आपका अधिकार देता है। कोई भी वृत्ति व्यवसाय करने का आपको अधिकार देता है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 23 जो होता है आपका जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। तो देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है भारत में व्यावसायिक खेती के लिए, तो मतलब कि बोला गया है क्या कि सिर्फ व्यावसायिक खेती के लिए हम किस फसल को चुनेंगे। तो देखिए बिट्टा बैगन को हटा दीजिए, बैगन व्यवसाय के लिए नहीं आता है, ये कृषि के अंतर्गत ही है, लेकिन बैगन जो होता है आपका व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। सरसों नहीं आएगा, यहाँ पे टमाटर नहीं हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका बीटी कपास, इसका आंसर हो जाएगा। कपास जो होता है आपका काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। बीटी कपास भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है। हाँ, इसमें मृदा के जीवाणु जो होता है आपका बैलिस थुरिंगिनेस बीटा के साथ दो विदेशी जीन के संस्करण के द्वारा प्राप्त किया गया है। बीटी जो होता है आपका कुछ विशेष प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कुछ कीड़ों को मारता है तथा लेपिडोपेटसन और कोलोप्टेसन और डिप्टरटन जो होता है आपका बीटा, ये सभी जो होता है आपका प्रोटीन है। और बीटा कोशिका का जो होता है आपका ट्रांजेसिक पौधा है। बीटी कपास जो है आपका एक ट्रांजेनिक कोशिका है, पौधा है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। तो देखिए गांधीवादी सिद्धांत अगर बोला जाता है तो समान काम के लिए समान वेतन देना, समान नागरिक संहिता का रक्षा करना। तो देखिए नीति निर्देशक का नहीं, नागरिक संहिता, न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से अलग करना और ग्राम पंचायत का गठन करना। तो देखिए अगर बात करते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से डीपी राज के नीति निर्देशक के सिद्धांत में गांधीवादी सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो आपका बात करते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन करना, जो कि आपका गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। गांधी जी का सबसे मोटिव था ही कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करना आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देता है। और समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आपका जो है आपका 44 आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, या तुगलक खान के द्वारा किया गया था, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो होता है आपका किसके द्वारा किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलकाबाद शहर जो होता है आपका दिल्ली के आसपास स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था आपका गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो जिसका नाम जुआ खा था 1325 ईस्वी में शासक बना था। और फिरोज शाह तुगलक जो था आपका 1351 ईस्वी में शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी असत्य शोधक समाज रघुनुमाई माज दयान सभा निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानना है। तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो प्रार्थना समाज जो है आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया जो था आपका मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं लोक हितवादी जो था आपका गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। असत्य शोधक समाज की स्थापना जो है आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और रहनुमाई मजदयाना सभा की स्थापना आपका नौरोजी फुरदोनजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो देखिए गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किए थे। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, या धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट में किए थे, या गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में किए थे, या स्टीफेंस कॉलेज सूरत में किए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में
भावनगर में पढ़ाई किए थे। जो आपको बता दें कि देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो था आपका 2 अक्टूबर जो हाल ही में गुजरा है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और उनके माता का नाम जो था आपका पुतली बाई और पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी उनकी धर्मपत्नी थी। गांधी जी 1887 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। ध्यान दीजिएगा कि गांधी जो थे आपका 1887 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। इसके बाद भावनगर के सामलदास कॉलेज में उनको प्रवेश लिया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट ईस्वी 1855 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला सिद्धू और कान्हू थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी बांधवा समिति का संस्थापक कौन है? स्वदेशी बांधवा समिति का संस्थापक कौन है? तो देखिए अश्विनी कुमार दत्त होंगे, या पीबी दास होंगे, या प्रफुल्ल चाकी हो जाएंगे, या राजा राम मोहन राय होंगे। राजा राम मोहन राय। तो देखिए स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक आपका हो जाएंगे अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे, जो आपका कब किए थे? तो 6 अगस्त 1906 ईस्वी के स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के आसपास से आपका स्वदेश बांधवा समिति की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका आपका नियंत्रण हो गया था? तो देखिए सूरत विभाजन जो हुआ था आपका 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? तो चरमपंथी का हो गया था, या क्रांतिकारी का हो गया था, या नरमपंथी का हो गया था? तो देखिए सूरत विभाजन आपका कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। उस टाइम जब विभाजन हुआ था तो चरमपंथी और नरमपंथी 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो उस टाइम जो विभाजन हुआ था आपका कब हुआ था? तो नरमपंथी का नियंत्रण आ गया था पूरी तरह से। और सूरत कांग्रेस विभाजन का तत्कालीन कारण जो था आपका अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। इस विभाजन का मूल कारण जो था आपका राजनीति को लेकर था। इस विभाजन में उदारवादी और उग्र विचार वाले नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। सूरत विभाजन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सूरत कांग्रेस अधिवेशन में H.W. नेविन्स संवाददाता के रूप में मौजूद थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि एक समान नेत्र की नाभिका दूरी कितनी होती है? तो देखिए एक समान नेत्र की नाभिका दूरी पूछा गया है कि एक समान नेत्र की नाभिका दूरी कितनी होती है। तो देखिए एक अगर मिनिमम डिस्टेंस नेत्र कितना देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। और यहाँ पूछ रहा है क्या कि एक समान लेंस की नाभिका दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र लेंस की अधिकतम क्षमता और न्यूनतम फोकस दूरी क्रमशः जो होता है, अधिकतम जो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर से 2.27 सेंटीमीटर के बीच होता है। मानव नेत्र लेंस में उत्तल लेंस यूज किया जाता है। मानव नेत्र का उत्तल लेंस जिस स्क्रीन पर वस्तु की छवि बनती है उसको हम रेटिना कहते हैं। आइरिस नेत्र को अपने विशिष्ट रंग प्रदान करता है। आइरिस के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं? तो पुपिल बोला जाता है। और परितारिका जिसको हम आइरिस बोलते हैं, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका FL 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पानी में डूबने पर यह कार्य करेगा। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका FL 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और पानी में डूबने पर एक कैसा कार्य करेगा? तो देखिए उत्तल लेंस जब पानी में डूबता है तो आपका अवतल लेंस की भांति काम करता है। तो FL 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। नहीं सॉरी, अवतल लेंस के नहीं, FL जो हो जाएगा आपका FL के जो होता है फोकस दूरी बढ़ जाएगा।
फोकस दूरी बढ़ेगा और देखिए उत्तर लेंस की भांति ही काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण पूछा गया है और डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है तो फोटोवोल्टिक सेल होता है, या फोटो उत्सर्जक सेल हो जाएगा, या फोटो डायोड हो जाएगा, या फोटो केमिकल डायोड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक सेल जो होता है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण को डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैली धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर खाली स्थान गति नहीं होती है। हैली धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर खाली स्थान गति नहीं होती है। तो कैसी गति नहीं होती है, कैसी गति नहीं होती है? तो दोलनी गति या सरल गति या स्थानांतरित गति या सभी प्रकार की गति। तो सभी प्रकार की गति यहाँ पे दिया गया है। हैली धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चारों ओर गति दोलनी गति, सरल गति और स्थानांतरित नहीं। इसकी गति उच्च दीर्घवृत्तीय होती है। इसकी गति क्या होता है? तो उच्च दीर्घवृत्तीय गति इसकी होती है हैली धूमकेतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो देखिए केपलर का द्वितीय नियम किससे आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, या रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि केपलर के द्वितीय नियम जो होता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम कौन सा होता है? जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम क्या बोलता है? कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। और केपलर के दूसरे नियम की बात करते हैं तो देखिए केपलर के द्वितीय नियम को जो होता है आपका समान क्षेत्रफल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि समान क्षेत्रफल के नियम क्या बोला जाता है? तो चेंज इन अगर एरिया बोल सकते हैं तो चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय जो होता है आपका ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यही आंसर जो हो जाएगा आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय गैस का जो होता है, निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है अनुचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय गुण या लौह चुंबकीय गुण या पहले लौह चुंबकीय गुण या पहले अनुचुंबकीय गुण फिर प्रतिचुंबकीय गुण। तो निष्क्रिय गैस जो होता है आपका, निष्क्रिय गैस, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय गैस जो होता है आपका प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निष्क्रिय गैस कौन कौन से है? तो हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो होते हैं आपका कौन सा गैस हैं? तो ये सभी गैसें जो हैं आपका निष्क्रिय गैस होते हैं। एक यहाँ पे आया हुआ है आपका अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? तो देखिए इसमें परमाणु में यादृच्छिक उन्मुख चुंबकीय आघूर्ण होते हैं। इसके संवेदनशीलता जो होता है आपका कम होता है। जैसे कि आपका एल्युमिनियम जो है आपका द्विपरमाणुक है, गैस जो होता है आपका गैस जो हो गया, जैसे कि O2 जो होता है द्विपरमाणुक है। एक जो होता है आपका प्रतिचुंबकीय, इसमें परमाणु में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होते हैं। इसकी संवेदनशीलता निम्न ऋणात्मक होती है। एक जो होता है आपका लौह चुंबकीय गुण, तो लौह चुंबकीय क्या होता है? परमाणु में समानांतर संरेख चुंबकीय आघूर्ण होते हैं। इसकी संवेदनशीलता जो होता है आपका अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के क्रियात्मक इकाई है। तो प्रोटीन संश्लेषण के क्रियात्मक इकाई इसमें कौन है? तो परऑक्सीसोम, पॉलीसोम या लाइसोसोम या माइक्रोसेम्स। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो पॉलीसोम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि एक होता है आपका देखिए प्रोटीन राइबोसोम द्वारा mRNA के अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवाद के दौरान राइबोसोम जो होता है आपका एक ही mRNA से समूह में जुड़े होते हैं। ऐसे समूह को जो 1963 ईस्वी में रिच द्वारा पॉलीराइबोसोम कहा जाता था। राइबोसोम कोशिका के
राइबोसोम कोशिका के वे स्थान है जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो होता है आपका उस संश्लेषण इकाई को क्या बोलते हैं, तो पॉलीसोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 24 का बी हो जाएगा, मार्क कार्नी। आगे देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत के पहले पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट रुहिम-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो आपका चेन्नई से किया गया है, या बेंगलोर से किया गया है, या आपका कटक से किया गया है, या आपका हैदराबाद से किया गया है। तो 25 का जो हो जाएगा आपका ये चेन्नई से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर साल भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त पूछा गया है। तो 29 अगस्त को जो है आपका खेल दिवस मनाया जाता है, या अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, या भाषा दिवस मनाया जाता है, या आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद के 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पे जो है आपका खेल दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को अगर अंतरिक्ष दिवस मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका 23 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीएल सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाली स्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाले हैं। तो सीएल सेठी जो हो जाएंगे आपका 27वें अध्यक्ष भार संभाले हैं किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है कि बेंगलोर किसके लिए फेमस होता है। तो देखिए बेंगलोर अगर बात करते हैं बेंगलुरु, तो देखिए वायुयान के लिए बेंगलुरु फेमस होता है। अगर यहाँ पे जमशेदपुर की बात करते हैं तो लौह इस्पात के लिए, क्योंकि 1907 में यहाँ पे टिस्को की स्थापना किया गया था। कोरबा किसके लिए फेमस है, तो आपका एल्युमिनियम के लिए फेमस है। मलाज खंड किसके लिए फेमस हो जाएगा, तो आपका तांबा के लिए हो जाएगा। तो 28 का आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत पूछा गया है। तो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 31% हो जाएगा। ऐसे अगर एग्जैक्ट बात करते हैं तो लगभग जो है आपका 31% दिखता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 31.16% है, 31.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका भाग होता है। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी पूछा गया है, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, या विंध्याचल श्रेणी का भाग है, या शिवालिक श्रेणी का भाग है, या सोमेश्वर श्रेणी का भाग है। तो सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं तो सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणियों का एक भाग है। शिवालिक किसका भाग है, तो आपका हिमालय का भाग होता है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृतियाँ बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम राज्य में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। और शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी ऊंचाई आपका 874 मीटर कहाँ में है, तो आपका पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, जिसकी चौड़ाई आपका 4 से 6 किलोमीटर है। और एक यहाँ से एक फेमस होता है कौन सा दून, तो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच हरहा घाटी, इस घाटी की एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है। किस घाटी, तो देखिए रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच जो है आपका एक हरहा घाटी है। इस घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी बनाती है। और पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा उत्तर पश्चिमी बिहार के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है, जो आपका 932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलता है। और बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसतन ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। बिहार में कैमूर की पठार जो होता है आपका विंध्य कल्प से संबंधित है। तो देखिए बिहार में जो कैमूर की पठार है जो विंध्य क्षेत्र से संबंधित है।
और देखेंगे कि बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी भाग जो होता है आपका आर्कियन युगीन चट्टाने में पाई जाती है। ये वाली पोर्शन जो है आपका बिहार तथ्य संग्रह में आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली कौन सी नदी है। तो देखिए सबसे कम लंबाई वाली नदी पूछा गया है, तो बूढ़ी गंडक है या कोसी है या पुनपुन नदी है या स्वर्ण रेखा नदी है। तो देखिए पुनपुन नदी की लंबाई कितना है, तो पुनपुन नदी की लंबाई आपके यहाँ पे 200 किलोमीटर है, जो कि आपका सबसे कम हो जाएगा। और देखते हैं पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र आपका छोटा नागपुर की पठार है। बूढ़ी गंडक की लंबाई की बात करते हैं तो 320 किलोमीटर है। और कमला नदी की बात करते हैं आपका तो 328 किलोमीटर है। इसमें बात करते हैं किसका, कोसी नदी की टोटल लंबाई की बात करते हैं तो कोसी नदी की कुल लंबाई आपका 720 किलोमीटर है। कोसी नदी का कुल लंबाई आपका 720 किलोमीटर है। और जो है बिहार में आपका 260 किलोमीटर बहती है। और कोसी नदी जो होता है आपका नेपाल के काठमांडू के उत्तरी पूर्वी स्थित गोसाईनाथ के से निकलती है और नेपाल के चतरा के निकट बिहार की सीमा में आपका प्रवेश करती है। यह स्वर्ण रेखा नदी जो होता है आपका कहाँ में है, तो झारखंड में है। इसी के ऊपर एक आपका हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों को सीमा मिलती है। तो म्यांमार के साथ किसका किसका मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो नागालैंड का मिलेगा, मिजोरम का मिलेगा, मणिपुर का मिलेगा और मिजोरम का मिलेगा। तो देखिए म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, नागालैंड का मिलेगा, मणिपुर का मिलेगा और यहाँ पे मिजोरम का मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर भारत की सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि आपका 4096.7 किलोमीटर। और आपको बता दें कि सबसे कम सीमा किसके साथ मिल लगती है, तो आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि आपका 106 किलोमीटर है। अब म्यांमार यहाँ पे राज्य में आया, तो म्यांमार की राजधानी आपका नैपीदो है। करेंसी जो होता है क्यात होता है। म्यांमार को हम स्वर्ण पैगोडों का देश बोलते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। और आराकोमा यहाँ के प्रमुख पर्वत है, जो कि आपका हिमालय के पूर्वी मोड़ में होता है। अब भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। किस पठार पर काटती है, तो मालवा के पठार पर काटती है, या बुंदेलखंड के पठार पर काटती है, या बघेलखंड के पठार पर काटती है, या रोहेलखंड के पठार पर काटती है। तो आपको बता दें कि देखिए कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ में काटती है, तो आपका बघेलखंड के पठार पर काटती है। तो बघेलखंड को प्राचीन काल में करुस के नाम से भी जाना जाता था। कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन राज्य हो जाएगा, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम के साथ जाती है। और मानक समय रेखा कौन कौन से राज्य के साथ जाती है, तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ जो होता है आपका मानक समय रेखा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित क्रम में भारत में आए थे। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं तो भारत में फहान आए थे 399 ईस्वी में। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे, तो 399 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आपको बता दें कि हेनसांग कब आए थे, तो हर्षवर्धन के काल में आए थे, 629 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आपका टॉमस रो आए थे, कब आए थे, तो टॉमस रो 1615 ईस्वी में। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो कौन आए थे, सबसे पहले फहान आया, उसके बाद आपका हेनसांग आया, उसके बाद जो था आपका टॉमस रो आया। तो ये 2, 3, 1 जिस ऑप्शन में है तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। तो देखिए सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला कौन था, तो देखिए मुगल साम्राज्य को काट दीजिए। मुगल साम्राज्य ऐसे भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए खिलजी वंश कितना दिन शासन किया था, तो खिलजी वंश जो हो जाएगा आपका 1920 से लेकर के खिलजी वंश जो हो जाएगा आपका कि 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक किया था। लोधी वंश की बात करते हैं तो 1400
1491 से लेकर के 1526 तक किया था। लोदी के वंश के बाद मुग़ल आ गया था। और उसके बाद सैयद वंश की बात करते हैं तो सैयद वंश जो था आपका 1414 से लेकर 1451, 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक किया था। तो मतलब खिलजी वंश कितना दिन शासन किया था? तो खिलजी वंश जो था आपका 30 साल शासन किया था। तुगलक वंश की, लोदी वंश की बात करते हैं तो लोदी वंश आपका 75 साल शासन किया था। और बात करते हैं सैयद वंश, तो सैयद वंश जो था आपका 37 साल शासन किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो खिलजी वंश सबसे कम अवधि तक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन करने वाले कौन थे? तो तुगलक वंश जो थे सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किए थे, 94 साल किए थे। आगे देखते हैं कि सन 1916 ईस्वी में किसके नेतृत्व में होम रूल की शुरुआत किया गया था? तो देखिए होम रूल की शुरुआत जो है आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के थ्रू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र में शामिल किया गया था कौन था? तो गदर पार्टी शामिल था, या अनुशीलन समिति शामिल था, या जो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था, या होम रूल आंदोलन शामिल था। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि 37 का आंसर जो हो जाएगा आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था आपका काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र में आपका कौन था शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी दल का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल थे, योगेश चटर्जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे और पुराने क्रांतिकारी नेता थे। और 1924 में जो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन किया गया था। और आपको बता दें गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है आपका 1 नवंबर 1913 को किया गया था। कहाँ में? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अनुशीलन समिति, देखिए बंगाल की पी मित्रा की अनुशीलन समिति का गठन, जिसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून। आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो था आपका विनायक दामोदर सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किए थे। और होम रूल तो आपका 1916 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा गया है, तो ब्रह्म समाज कौन हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है, तो बी का 1 हो जाएगा। ओके। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, तो सी का 2 हो जाएगा, यहाँ पे सही दिया गया है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है, तो आपका डी का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापना किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति के दौरान किया गया था, या फ्रांस की क्रांति के दौरान किया गया था, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। तो स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां की स्थापना जो है आपका कब किया गया था? तो देखिए अमेरिकी की स्वतंत्रता के दौरान किया गया था। और देखिए स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया था। बोटसन की चाय पार्टी की स्थापना जो था आपका सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। बोटसन पार्टी की स्थापना जो था आपका 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ। अमेरिका के 13 उपनिवेशकों पर जो था आपका ब्रिटिश का अधिकार था। और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 ईस्वी तक चला था। और पेरिस की संधि 1783 द्वारा जो था यूएसए को स्वतंत्र कर दिया गया था। और आज जो है यूएसए इतना पावरफुल हो गया है कि कोई भी राज्य
कोई भी कंट्री जो है उसको उपनिवेश नहीं बना सकता है। वो भले ही बना लेगा लेकिन आप नहीं बना पाइएगा। आगे देखते हैं 1893 ईस्वी द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ करवाया गया था। तो देखिए 1893 ईस्वी के द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ में किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो था 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है आपका गणपति उत्सव मनाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही आपका 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव, इसका भी ध्यान दीजिएगा कि 1895 में आपका शिवाजी महोत्सव जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो पंजाब में किया गया था, मद्रास में किया गया था, दिल्ली में किया गया था या बम्बई में किया गया था। तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका पंजाब में दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो किस युद्ध के पूछा गया है? तो सेडान का युद्ध के बाद या सेडोवा का युद्ध के बाद या प्रासा डेनमार्क युद्ध के बाद या सराजेवो युद्ध के बाद। देखिए क्या पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जो होता है आपका जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो सेडान युद्ध के बाद जो है आपका जर्मनी का एकीकरण किया गया था। सेडान का युद्ध जो था आपका 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। और नेपोलियन द्वितीय ने 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण के साथ निष्पक्ष किया था। और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को जो है प्रासा जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रासा राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको बोला जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण का जनक जो है आपका बिस्मार्क को बोला जाता है। आगे देखते हैं यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या बढ़ेगी। तो देखिए अगर आप इस तरह से समझिए कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है आपका नाक के थ्रू फेफड़ा में जाता है और ब्लड में जो है आपका ऑक्सीजन का मिलावट होती है। ब्लड में ऑक्सीजन का बहाव कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 44 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क में अगर रक्तचाप को नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? तो पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा हो जाएगा और सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो जीनोम का चलन कहलाता है या गुणसूत्र का चलना कहलाता है या जीन मानचित्र कहलाता है या जीन लेवलिंग कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जीन मानचित्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पूछा गया है कहा कि खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए पादप हार्मोन पूछा गया है। तो 2,4-D ये जो हो जाएगा आपका 2,4-D यही जो है आपका खेत में खरपतवार को नाशक करने वाला हार्मोन है, पादप हार्मोन है। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सीन है जो पौधे के विकास या नियामकों का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। बट पूछा गया आपका किस क्षेत्र में होता है? तो इन्फेंडुलम में होता है या ऑप्शन नंबर बी एम्पुला में होता है या ऑप्शन नंबर सी इस्थथमस में होता है या फंडस में होता है। तो 48 का जो हो जाएगा यहाँ पे एम्पुला में हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। महिला प्रजनन पथ में शुक्राणु के निषेचन के बाद ये शुक्राणु गतिशील होकर योनि से होते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय और आगे जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब भी जो होता है आपका
इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है या इस्थीमस होता है। तो देखिए यह इनफंडिबुलम के देखेंगे तो यह जो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब का फनल के आकार का हिस्सा होता है जिसके किनारों पर उंगली जैसी उभरती हुई होती है, जिन्हें हम फिम्ब्रा कहा जाता है, जो एबुलेशन के बाद डिम के संग्रह में मदद करता है। एक जो हो गया आपका एम्पुला, एम्पुला जो होता है आपका इनफंडिबुलम के बाद फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा हिस्सा होता है। एक जो होता है आपका इस्थमस, इस्थमस जो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। शुक्राणु इस्थमस के से एम्पुला तक यात्रा करता है। ये भी क्वेश्चन एक ध्यान दीजिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु कहाँ से कहाँ तक यात्रा करता है। तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जो होता है आपका इस्थमस से एम्पुला तक यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रण करता है। तो देखिए मनुष्य का कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट का जो होता है आपका नियंत्रण करता है। तो 49 का जो हो जाएगा आपका ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकागॉन नहीं, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है आपका आंसर हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है आपका रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कि Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए रासायनिक सूत्र जो है आपका चीनी मिट्टी का है, इसको याद रखिएगा। मोनोजाइट जो होता है आपका थोरियम का एक अयस्क है, इसी के द्वारा हमको थोरियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया था। तो आपका बिहार में किया गया है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो पद्म भूषण पूछा गया है, तो एकमात्र व्यक्ति इनमें से कौन हो जाएंगे। तो 52 देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका 2016 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है। तो आपका 2016 में शामिल किया गया है। नालंदा महावीर का एक पुरातत्व का स्थल है जो कि आपका बिहार के जिले नालंदा में पड़ता है। यूनेस्को में भी ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को में शामिल महाबोधि बिहार को 2002 में शामिल किया गया है, जो कि आपका बोधगया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। देखिए बोधगया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है जिसको जो है आपका किसमें, तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के शामिल में कब किया गया है। तो 2002 में किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया है। तो 2016 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किए हैं। तो देखिए 54 के जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है। तो सिरिल रामाफोसा को किया गया है, या फेलेक तस्तेकेदू को किया गया है, या अनुराग कुमार दिसानायक को किया गया है, या डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या को किया गया है। तो 54 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुराग कुमार दिसानायक को आपका नए राष्ट्रपति बनाया गया है। सिरिल रामाफोसा जो है आपका साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। और कांगो राज्य के राष्ट्रपति फेलिक तस्कोंदी ये जो है आपका कांगो राज्य के हो जाएंगे। और डॉक्टर हेनरी सूर्या की बात करते हैं तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन घूरखर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। वन घूरखर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ में स्थित है। तो महाराष्ट्र में है, या गोवा में है, या गुजरात में है, या आपका झारखंड में है। तो वन घूरखर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो आपका कहाँ में स्थित है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका कि वन घूरखर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी के तंत्र की नदियां हैं। तो देखिए गंगा नदी आपका हिमालय नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका हिमालय नदी है, बट गोदावरी नदी जो है आपका हिमालय नदी नहीं है, कावेरी नदी भी जो है आपका हिमालय नदी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो उस जंगल का नाम बताना है जिसको पृथ्वी के फेफड़ा बोला जाता है। तो अमेजन वर्षा वन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ब्राज़ील में है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है आपका कब किया गया है। तो 1 जून 2015 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट अगर तो भारत को काटिए यहाँ पे, और देखिए भारत और पाकिस्तान मुकवा को काट दीजिए पहले। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में जो है आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तिब्बत को जो है आपका चाइना ने कब्जा कर चुका है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो लक्षद्वीप से है या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से है, भारत चीन की सीमा से है। तो इसको काट दीजिए। और देखिए 9 डिग्री चैनल जो होता है आपका किससे संबंधित है। तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका किससे संबंधित है। तो लक्षद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो होता है आपका अंडमान एवं निकोबार से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत और चीन से मैकमोहन रेखा होती है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो मात्र संसद के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो प्रस्तावना का उत्तराधित्व, या एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, या राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन, या संघ राज्य का संबंध। तो देखिए, केशवानंद भारती विवाद 1973 किससे संबंधित हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में उत्तरादायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो प्राथमिक क्षेत्र है या चतुर्थ क्षेत्र है। तो चतुर्थ क्षेत्र तो होता नहीं है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीय होता है। और सबसे बड़ा नियोक्ता के पूछा गया है कि सबसे बड़ा नियोक्ता किस क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र के सहायक के काम करता है, तो द्वितीयक क्षेत्र होता है। और तृतीय क्षेत्र में जैसे कि बैंकिंग आ गया, बैंकिंग में काम करने वाले लोग और स्कूल में काम करने वाले लोग, ये सभी जो होते हैं आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा जो होता है आपका 100% है। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था। तो नाबार्ड की स्थापना जो है आपका कब किया गया था। तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी की नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और 2019 में आरबीआई ने अपना हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेच दिया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नाबार्ड का जो है 100% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रंगराजन समिति के सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया था। तो 2005 में किसका स्थापना किया गया था। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना आपका 2015 में किया गया है। वित्त आयोग के किया गया था, या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था, या राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। तो रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया था। तो 1 जून 2005 को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था, 1 जून 2005 को। ध्यान दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं कि भारत में प्रथम नोट
₹2, ₹5, ₹10, ₹100 के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 66 का जो हो जाएगा आपका आंसर कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरियाना गर्त में स्थित है। तो देखिए मेरियाना गर्त कहाँ में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है आपका ऑप्शन देखेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, नहीं हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर नहीं, हिंद महासागर भी नहीं। तो मेरियाना गर्त जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर की आकृति जो है आपका त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर जो है बलित पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है। प्रशांत महासागर में गर्त द्वीपीय चापों या पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग गर्तों की अधिकांश मिलती है। जो जावा ट्रेंच जो होता है आपका किस में है? तो जावा ट्रेंच आपका हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कला अनुक्रम के साथ सजाएं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 30, 31, 32। तो देखिए 31 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना आपका 1985 में हुआ था। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन जो है आपका 8 नवंबर 2027 को किया गया था। अगर इसका रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका रिपोर्ट देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब 1928 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन है? तो देखिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885। 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन नंबर बी में ही है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो देखिए विश्व की सबसे अगर व्यस्तम नहर के बारे में बात करते हैं तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर जो है आपका कील नहर है, जो कि आपका कहाँ में है? जर्मनी में है। कील नहर जो होता है आपका उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। सबसे व्यस्तम नदी मार्ग जो होता है आपका कौन सा है? तो राइन नदी है। सबसे व्यस्तम अगर पूछा जाता है, सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो होता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आगे देखते हैं, पनामा नहर जो होता है आपका कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करने वाला दिया गया है कि बिल्ली कहाँ में है? हरिकेन कहाँ है? टाइफून कहाँ है? ये सभी एक प्रकार के चक्रवात हैं। तो देखिए बिल्ली कहाँ में आता है? तो बिल्ली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। 1 के 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। हरिकेन कहाँ आता है? तो हरिकेन जो है आपका यूएसए में आता है। टाइफून जो है आपका चाइना में आता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका पॉलीएमाइड है? तो नायलॉन जो है पॉलीएमाइड है, या पॉलीथीन हो जाएगा, या बेकेलाइट हो जाएगा, या आपका टेफेलॉन हो जाएगा। तो नायलॉन जो होता है एक प्रकार का आपका पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन हैं? देखिए रासायनिक गुणों को जो है अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो है कौन हो सकते हैं? तो देखिए अगर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान बहुत कम होता है, और जो है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो परमाणु के नाभिक में जोड़ेंगे तो अपरिवर्तित रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है आपका उदासीन है। आगे देखते हैं कि पेट्रोल के निर्माण के लिए किस सिंथेटिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के निर्माण के लिए आपका फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया किया जाता है, या बेसेमर प्रक्रिया किया जाता है, या सुगंधीकरण किया जाता है, या किण्वीकरण किया जाता है। तो पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विकसित किया जाता है? तो पेट्रोल के निर्माण के लिए जो है कौन सा विधि सबसे अच्छा होता है? तो सिंथेटिक विधि जो कि आपका फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया आता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। सिंथेटिक ईंधन के निर्माण के लिए समानतः तरीके में फिशर ट्रॉप्स से रूपांतरण मेथनॉल से गैसोलीन स्थानांतरण प्रत्यक्ष कोयले द्रवीकरण के द्वारा किया जाता है। फिशर ट्रॉप संश्लेषण जो होता है आपका एक सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन को पेट्रोलियम जैसे उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है, जिसे एफ टी
क्रूड कहा जाता है, जो परिवहन ग्रेड तरल हाइड्रोकार्बन की एक विस्तृत श्रृंखला में आसानी से अपग्रेडेड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आयनिक तथा सहसंयोजन दोनों बंधन किस अणु में मिलते हैं। तो देखिए आयनिक पूछा गया है या सहसंयोजन बंधन दोनों पूछा गया है, तो किस अणु में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका NH4Cl में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है आपका सजातीय संतुलन अभिक्रिया पूछा गया है। तो देखिए सजातीय संतुलन इसमें पूछा गया है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ कौन सा है, नाइट्रोजन 2 गो है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना है, नाइट्रोजन यहाँ से दो नाइट्रोजन, इसमें 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे O2 दिया गया है। तो देखिए ये जो होता है आपका सजातीय अभिक्रिया जो है सजातीय संतुलन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयस्कों के सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। तो अयस्कों के सांद्रण जो है हम किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो अयस्कों के सांद्रण जो है हम आपका पिगमेंटन विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए पिगमेंटन विधि क्या होता है कि देखिए अयस्कों के सांद्रण जो है पिगमेंटन विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं, चुंबकीय विधि द्वारा करते हैं, झाग उत्पन्न के द्वारा कर सकते हैं, भर्जन के द्वारा कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लौह चुंबकीय अयस्कों को कर सकते हैं, झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा हम सल्फाइड आयनों के सांद्रण कर सकते हैं, भर्जन द्वारा हम निष्कासन के लिए समांतर प्रक्रिया जिसको हम अयस्क अतिरिक्त हवा की उपस्थिति उसके गलनांक के नीचे करके हम उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन, रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो देखिए विलायक के रूप में हम किसको कर सकते हैं, तो ट्राइक्लोरोमीथेन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि खीर भवानी मेला किस राज्य से में आयोजित किया जाता है। तो खीर भवानी मेला जो है आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि रिलायंस के किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसके द्वारा किया गया है, तो मुथैया मुरलीधरन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 में टेनिस प्रतियोगिता जीता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिल टिचमैन। आगे देखते हैं बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67,000 करोड़ आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर वही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा आपका सी राजागोपालाचारी थे। आगे देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में कब हटा दिया गया था। तो देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में कब हटाया गया है, तो आपको बता दें कि आपका 1978 में हटाया गया है। कब हटाया गया है, तो 1978 में कौन सा संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको हटाया गया है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो आपका डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन जो होता है आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका प्लाटास्टिक गैंगेटिक है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में है। अब गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका विक्रमशिला भागलपुर में है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो होता है आपका हाथी है, जो कि आपका एलिफास इंडिया बोला जाता है। भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को आपका 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, जिसके साइंटिफिक नेम आपका
नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है, जिसका आपका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बरगद है, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालेंसिस है, जो कि आपका एग्जाम में आपका डायरेक्ट साइंटिफिक नाम ही देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। अब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आपका इंडिया आता है। तो इंडिया में अगर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है, और रात जो होता है आपका सबसे बड़ा होता है। आगे देखते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है। तो देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है, जिनका क्रम जो हो जाएगा आपका 15वें नंबर के हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपका युद्ध के अंतर्गत भी किया जाता है, बाह्य आक्रमण के अंतर्गत किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल 352 में दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है कौन सा, तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए क्योंकि आप इसको बना लीजिएगा, हम जान रहे हैं। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कीजिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन 91 स्किप कीजिए। ये 92 को भी हम स्किप करते हैं, मैथ का क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे। 93 भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा 1-2 जो है क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। ऐसे हम 94 का आंसर आपको बता दे रहे हैं। 94 का एक आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 95 की आंसर की बात करते हैं तो 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा। 95 का आंसर जो होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है। दिए गए वाक्यों में काले शब्द के लिए सही वर्तनी को ज्ञात करना है। तो सही वर्तनी को ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया है, जैसे प्रातः काल होता है, या प्रातांग काल होता है, या प्रातः काल होता है, या प्रातः काल होता है। तो देखिए प्रातः कल नहीं होता है, प्रातः काल नहीं होगा, प्रातः कालंग नहीं होगा, तो प्रातः कल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हैं। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, जॉन फॉसेस को दिया गया है, या एनी एरनॉक को दिया गया है, या हांगकांग को दिया गया है, या अब्दुल रज़क गुनराह को दिया गया है। तो देखिए वर्ष 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है आपका हांगकांग को दिया गया है। 97 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। तो लैंड हीरो किनको दिया गया है, तो अमित जयशंकर को दिया गया है, या सिद्धेश साकेर को दिया गया है, या सुप्रसाद रावल। ऑप्शन नंबर डी जयंत चौधरी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 98 का जो बी हो जाएगा सिद्धेश साकेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत में किया गया था, या आपका जापान में किया गया है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, या आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन कौन से कंट्री होते हैं, तो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, और जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ एक संयुक्त अभ्यास होता है जिसको हम मालाबार अभ्यास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो वरुण सागर झील पूछा गया है, बिहार में है, या झारखंड में है, या जो है आपका राजस्थान में है, या जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो वरुण सागर झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ये सभी स्टैटिक्स फैक्ट के क्वेश्चन है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है कृत्रिम झील फाय सागर झील का नाम बदल करके वरुण सागर झील कर दिया गया है। राजस्थान के प्रमुख झील जो होते हैं आपका जैसमंद झील है, पुष्कर झील है, सांभर झील है, आपका तलवाड़ा झील। निम्नलिखित झील जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। अब यहाँ से जो है 100 क्वेश्चन बिहार एसआई का समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसमें थोड़ा थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है बिहार एसआई से रिलेटेड, तो आप इसको एक अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। अगर किसी भी प्रकार के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। इस बुक के माध्यम से जो है आपका 30 सेट दिया गया है, 30 सेट को एकदम एग्जैक्ट कराया जाएगा। सो इसके लिए आप किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करें। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पिन किया गया है, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।